हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना इंजीनियरिंग छत्तीसगढ़ में ही एनआईटी रायपुर से किया है, माइनिंग ब्रांच से, और मैंने वहाँ 1 साल पढ़ाया भी है एज ए फैकल्टी। ड्यूरिंग फैकल्टी आई लर्न मैनी थिंग्स। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने बहुत कुछ पढ़ाया स्टूडेंट्स को, जहाँ से मुझे मोटिवेशन आया फर्दर स्टडी करने का। फिर मैंने ISM में ज्वाइन किया फॉर एमटेक इन 2015। मैंने फर्स्ट ईयर कॉमन सब्जेक्ट्स, लेकिन सेकेंड ईयर में मैंने प्रोजेक्ट्स किए ब्लास्टिंग में, और वही प्रोजेक्ट्स मुझे और मोटिवेट किया और मैंने अपना एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू PhD में किया। 2017 में मैंने PhD ज्वाइन किया इन ISM धनबाद, और आज 2022 मैं PhD के एंड में हूँ। मतलब विद इन 3-4 मंथ्स आई एम गोइंग टू माई एंड PhD। इस 5 साल के लॉन्ग ड्यूरेशन में मैंने ISM से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मैंने सीखा भी है और मैंने कुछ दिया भी है ISM को। यहाँ के जो एक्सपेरिमेंट्स वर्क है, यहाँ के जो रॉक एक्सकेवेशन लैब है, लेबोरेटरीज़ हैं, यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज़ करके मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट्स ब्लास्टिंग पे किया है। ब्लास्टिंग तो मेरा ब्रॉड एरिया है, बट मेरा स्पेसिफिक एरिया है टू कंट्रोल ग्राउंड वाइब्रेशन एंड टू मिनिमाइज ग्राउंड वाइब्रेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ नियर स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट्स। इसी को असेस करने में मैंने नंबर ऑफ माइंस, अराउंड 20 माइंस, डिफरेंट कोल माइंस, डोलोमाइट माइन, लाइमस्टोन माइन मैंने विज़िट किया है इन ऑल ओवर इंडिया। इन सेकेंड ईयर ऑफ माई PhD मुझे मेरे गाइड ने बोला कि इन विच एरिया डू यू वांट टू डू योर PhD। तो मैंने किया सर ब्लास्टिंग पे। तो सर ने बोला ब्लास्टिंग तो ब्रॉड एरिया है, स्पेसिफिक एरिया बताओ। द थिंग्स विच आई नो कि फॉर द सोसाइटी, फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द इंडिया, कि मुझे मैं क्या अपने हेल्प से या मैं अपने क्या रिसर्च से इनको हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर इसी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड माइनिंग है, तो फिर मैंने बहुत नंबर ऑफ़ माइंस, सर ने बोला कि नंबर ऑफ़ माइंस विज़िट करो, वहाँ तुमको प्रॉब्लम्स सुनो वहाँ के मैनेजर से, जो वो प्रॉब्लम्स बोलेंगे तुमको उस पर काम करना। सो आई विजिटेड नंबर ऑफ़ माइंस, और मैंने वहाँ की प्रॉब्लम्स देखा कि प्रॉब्लम्स सुने मैंने, और मैंने नंबर ऑफ़ माइंस से जो पास में बहुत सारे हैबिटेट्स पर्सन्स जो रहते हैं वहाँ पर, उनसे भी मैंने डिस्कस किया। तो वो ऑलवेज़ हमेशा रेडी रहते हैं कि भाई ग्राउंड वाइब्रेशन का प्रॉब्लम होता है, कभी फ्लाई रॉक का प्रॉब्लम होते हैं, और बहुत सारे ऐसे फील होता है कि ये कब स्ट्रक्चर हमारा, कब घर गिर जाएगा, और हम लोग कभी ऐसा लगता है कि आज हैं पता नहीं कल रहेंगे नहीं रहेंगे। इस टाइप से उन लोग फील करते हैं ऑलवेज ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। बेसिकली उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये है, तो आप ISM से हैं, थोड़ा इनको कंट्रोल किए, समझाइए थोड़ा, क्योंकि आप ज़्यादा नॉलेज वाले हैं। तो वो क्योंकि वो सोचते हैं कि ISM से मतलब आप ज़्यादा नॉलेज है, आप एक जस्ट लाइक एन ऑफिसर हैं आप, तो आप जाके उनको समझाइए, कंट्रोल कीजिए, लाइक दैट। तो मैंने ठीक है, तो मैंने उनको बोला बिल्कुल फॉर दैट पर्पस आई एम हियर। तो इसलिए फिर मैंने स्टार्ट किया ग्राउंड वाइब्रेशन पर रिसर्च करना। बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए बाय यूजिंग सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट एंड, और मैंने बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू, जो हमारा रिसर्च से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू रहते हैं कि भाई क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया है ग्राउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड, तो मैंने उनको पढ़े। देन मैंने एनालाइज़ किया कि इस एरिया में किस स्पेसिफिक वे से कंट्रोल किया जा सकता है। मेन था हमारा नियर हैबिटेट्स और विलेज पीपल के लिए, क्योंकि वो रिलोकेट नहीं होना चाहते, वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, अपने ज़मीन को, और वो वहाँ से हटना भी नहीं चाहते। तो फिर क्या किया जाए। और माइंस का लीज एरिया एक फ़िक्स था, वो लीज एरिया में ब्लास्ट कर रहे थे, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो लीज एरिया से अराउंड 50 मीटर डिस्टेंस में था। तो ग्राउंड वाइब्रेशन का इफेक्ट तो स्ट्रक्चर पे होगा ही, और स्ट्रक्चर कोई सीमेंटेड तो है नहीं, ब्रिक्स का बना हुआ है, कच्चा मकान है, तो वो कभी वाइब्रेशन का इफेक्ट डायरेक्टली उनको स्ट्रक्चर को करेगा। तो इसलिए फिर मैंने प्लान किया कि कैसे मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मैंने माइन ऑनर से मिला, माइन मैनेजर से मिला, डिस्कस किया उनके जो प्रैक्टिस है, ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस विच दे आर डूइंग। तो ट्रायल ब्लास्ट में मैंने बहुत सारे एनालिसिस, मेजरमेंट किए, मॉनिटरिंग किए ग्राउंड वाइब्रेशन, और मैंने कुछ अपने एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ चेंजेस करके ब्लास्ट किया, डायरेक्शन चेंज किया, फेस का डायरेक्शन चेंज किया, डिले चेंज किया, और भी मैंने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को मैंने चेंजेस किए।
फिर मैंने उन डेटा को सब कलेक्ट किया और एनालिसिस किया। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि माइन मैनेजर रेडी नहीं होता आपके एक्सपेरिमेंटल कराने में अनटिल और अनलेस यू केम फॉर प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट से आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने एज एन खुद आए हैं कि भाई हमको रिसर्च करना है तो प्रॉब्लम है। तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। आप जो दिख रहा है, जो सामने हो रहा है वो देख लीजिए, बस आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किए, नंबर ऑफ़ माइंस विज़िट किए, सबको अलग अलग मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ये करना है। तो वो बोले नहीं, हमारे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा, इससे हमारा कुछ ब्लास्टिंग प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नहीं हमको आपको नहीं करने देंगे। लाइक दैट बहुत सारे सिचुएशंस आए। मैंने कई बार तो मुझे 1 साल 2 साल लग गया कन्विंस करने में खाली कि सर आपको नहीं होगा, आपको क्योंकि आप मुझे पेपर वर्क करने पड़ते हैं। पेपर के लिए आपको मुझे जीएम से मिलना पड़ेगा। जीएम आज नहीं है, कल नहीं है, फिर जीएम के बाद फिर मेरे वो लेटर जाएगा एजेंट के पास, एजेंट फिर मैनेजर से ब्लास्टिंग ऑफिसर जो जनरल शिफ्ट में जो वर्क करता है उससे डिस्कस करो, फिर बताओ रेडी है कि नहीं है, क्या एक्सप्लोजिव। बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो मेरे मतलब पीजी ड्यूरेशन में बहुत अफेक्ट किया। मैंने बहुत सीखा है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे उनको कन्विंस करना है, किस फॉर्म में किस वे में कन्विंस करना है। और मैंने उनको 100% अश्योर किया कि आपको रिज़ल्ट्स मैं आपको इन हैंड में दूंगा और आपको सही मतलब आपको एनालिसिस करके आपको कैसे कंट्रोल करना है, किस वे में ब्लास्टिंग करना है आपको सजेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ मुझे करने दीजिए। तो फिर मैंने ऐसे कन्विंस करके मैंने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज किए और मैंने फिर ब्लास्ट लिया। और मेन पैरामीटर है कि एक पैरामीटर डिले वाला पैरामीटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर से डिले और एक नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से डिले, क्योंकि स्कैटरिंग का प्रॉब्लम होता है और नंबर ऑफ़ डिलेज हम चेंज कर सकते हैं, वो नॉन एल में नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर में आप 1 मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड 5 10 कितने दे सकते हैं। तो वो मेरा मेन मेजर पैरामीटर था मेरे लेने का, क्योंकि उसके बिना और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बहुत कम माइंस में यूज़ होते हैं। तो जो एक माइंस है यहाँ पर गोंदुटी खास माइन, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर यूज़ करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ नियर स्ट्रक्चर एंड टू कंट्रोल ग्राउंड वाइब्रेशन। इसलिए मैंने वो मेन पैरामीटर को कंसीडर करके वो माइंस मैंने विजिट किया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर पे ही वर्क करना था। तो फिर मैंने उस माइंस में और जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जो रेगुलेट करता है उसको मैंने मिला, उनको बोला रिक्वेस्ट किया चेंज करने का। मेन चीज़ होता है कि रिज़ल्ट, उसके बाद क्या आपको मिला। फिर मैंने डेटा कलेक्ट किए, डेटा से फिर मैंने एनालिसिस किया कुछ एनालिसिस। अब वो प्रॉब्लम होता है कि अब एनालिसिस किस डायरेक्शन में करना है, क्योंकि पैरामीटर्स तो बहुत है। अब पैरामीटर से कौन सा पैरामीटर रिलेट करेगा ये तो हमको नहीं पता। फिर मैंने पेपर्स पढ़े, रिसर्च पेपर्स, वहाँ उन्होंने उनको पेपर देगा क्या क्या उन्होंने पैरामीटर कंसिडर किए हैं, वो मेन पैरामीटर्स लिए मैंने। फिर एक मेरा रिजल्ट जो आया एट लास्ट कि भाई कि इस इक्वेशन से आप फॉलो कीजिए, ये आप प्रॉपर बर्डन स्पेसिंग रखिए। मतलब बर्डन मीन्स एक होल से आपका फ्री फेस का दूर, और स्पेसिंग मीन्स 2 होल्स के बीच में डिस्टेंस ये कितना होना चाहिए, एंड बेंच हाइट और बर्डन का क्या रिलेशन होना चाहिए, एक्सप्लोजिव कितना फिलअप होना चाहिए होल्स में, स्टीमिंग का लेंथ कितना होना चाहिए। ये मैंने एक सजेशन दिया इन माय रिसर्च पेपर। और मैं रिसर्च पेपर में मैंने सिस्मिक एनर्जी कैलकुलेट किया कि एनर्जी, एक्सप्लोजिव एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है फ्रेगमेंटेशन एनर्जी पे और एक सिस्मिक एनर्जी पे, मतलब वाइब्रेशन पे। फ्रेगमेंट मतलब हम जो फ्रैक्चर कर रहे हैं एक्सकेवेटर रॉक में, अगर बोल्डर फॉर्म हुआ मीन्स आपका एनर्जी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई न्यूसेंस में मीन्स सिस्मिक एनर्जी पे। तो मैंने रिलेट किया कि भाई फ्रेगमेंटेशन अच्छा नहीं है तो वो ज़्यादा वाइब्रेशन है, अगर वहाँ फ्रेगमेंटेशन अच्छा मीन्स कम वाइब्रेशन है, मीन्स आपको एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो वो मैंने वो रिलेट किया। मैंने आगे और रिसर्च किया है, वो अभी इन पाइपलाइन है, मीन्स अंडर रिव्यू है पेपर, और मे भी हो सकता है विदिन 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ वो पब्लिश होगा। मैं उसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। उसमें मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई किया है कि आप विदिन 60 मीटर डिस्टेंस, मतलब मीन्स ब्लास्ट फेस और स्ट्रक्चर का 60 मीटर के डिस्टेंस पे भी आप ब्लास्ट कर सकते हैं। उसमें मेरा 80% एक्यूरेसी है, 100% तो नहीं है, लेकिन 80% मैंने सब अचीव कर लिया है कि अगर आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या आपका डिले रहेगा
अब किस वे में ब्लास्ट करेंगे तो आपका 80% चांस है कि आपका विद इन गैप डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर आप सेफ ब्लास्ट कर सकते हो और स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कुछ मैंने कमिंग रिसर्च में मेरा ये मेन पॉइंट्स रहेंगे। एज ए माइनिंग इंजीनियर मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे माइंस विज़िट किए हैं और वहाँ विज़िट में आप देखेंगे कि माइंस में एक ब्लास्टिंग ऑफिसर रहता है, एक जनरल शिफ्ट में एक पर्सन रहेगा और बाकी नॉन माइनिंग पर्सन रहेंगे। उनको नॉलेज तो है क्योंकि पर डे सेम रूल फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ऑफ दैट ब्लास्टिंग ऑफिसर, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उनको सबसे पहले उनको डेली एनालिसिस पार्ट में कि क्या आपने आज किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो सबको उनको एजुकेट करना है पहले। बस उनको उतना जानते हैं कि कहाँ डालना है, क्या ड्रिल करना है, बस नथिंग। उसके बाद नो मोर देन दैट। सब माइंस में स्टडी होना चाहिए क्योंकि अलग अलग रॉक है, हिट्रीनस नेचर है रॉक का। आप एक माइंस की स्टडी दूसरे माइंस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको उस माइंस का रॉक का बिहेवियर है वो आप जज नहीं कर सकते कि भाई सेकंड माइंस में सेम होगा। तो आप सबसे पहले आप सब माइंस को आप स्टडी करवाइए फ्रॉम आईएसएम से, CSIR से, कोई भी इंस्टीट्यूट से, वेल नोन इंस्टीट्यूट से। लोगों को ये नहीं पता कि हमारा रॉक जो है माइंस का रॉक उसका हार्ड कितना है, इतना हार्डनेस क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये नहीं पता होगा तो फिर आप एक्सप्लोजिव किस वे में आप जज करेंगे, क्योंकि आपका एक्सप्लोजिव का कंजप्शन या फिर हो सकता है कि कितना अफेक्ट करेगा रॉक के हिसाब से ब्रेक होगा, वो उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि रॉक का नेचर क्या है, फ्रेगाइल नेचर का रॉक है या फिर हमारा जो जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स ज़्यादा है या फॉल्ट है, क्या है। तो ये जब तक आप स्टडी नहीं होगा तब तक आप जज नहीं कर सकते कि ब्लास्टिंग अच्छा होगा नहीं होगा। मैं तो जस्ट एक PhD स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा माइन मैनेजर को, एजेंट को या फिर GM को कि आप प्लीज़ आप डेली विज़िट कीजिए माइंस में। आप देखिए कि क्या कैसे मतलब ब्लास्टिंग का क्या अफेक्ट पड़ रहा है नियर हैबिटेट्स लोग को, उनसे मिलिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो जो, और वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपके जो ब्लास्टिंग डिज़ाइन में आप क्या क्या चेंजेस किए हैं या आप कर सकते हैं वो आप थोड़ा सजेशन दीजिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो भी जस्ट किया सिंपली ब्रेक करना है, लोड करना है और ट्रांसपोर्ट करना है, तो यही सब फिर कंटिन्यू होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर जो स्टडी के बाद जो जैसा बर्डन स्पेसिंग जो मेंटेन करना है, जो फॉलो करना है रूल्स, वो आप फॉलो कीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी, अनुराग ने हमें बताई कि इन्होंने मतलब PhD के दौरान क्या क्या चीज़ें फेस की और इन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करने के बाद जो कंक्लूज़न निकाला है कि ब्लास्टिंग में किस तरीके से ब्लास्टिंग करने से जो ग्राउंड वाइब्रेशन है वो कम हो सकता है और जो लोग आसपास रहते हैं उन्हें बहुत रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए क्या हर दिन उनके लिए लगता है कि भूकंप के झटके महसूस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग ब्लास्टिंग एरिया के पास रहते हैं वो समझ पाएंगे, जो नहीं रहते वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि मतलब भूकंप के झटके और ब्लास्टिंग के झटके कैसे होते हैं। ऑलमोस्ट सेम होते हैं यार, सेम होते हैं। इसलिए मैंने तो आपका अर्थ का एनर्जी को ब्लास्टिंग एनर्जी से रिलेट किया है, कोरिलेट किया है कि उन्होंने जैसा सिस्मिक एनर्जी को डिटरमाइन किया है अर्थक्वेक में, वैसे ही मैंने ब्लास्टिंग को डिटरमाइन किया है, ट्राई किया है अपने रिसर्च पेपर में और वो अच्छे जर्नल पब्लिश भी हुआ है। बहुत सारे पेपर्स में इनके रिसर्च के कटिंग्स भी देखा मैंने। हाँ, रिसर्च के बारे में वो न्यूज़पेपर्स में आए भी थे उस जर्नल को, उस पेपर के बारे में कि मैंने कैसे ट्राई किया है कंट्रोल करने का। उसमें ये भी लिखा हुआ था 30% एक्सप्लोजिव का जो एनर्जी है वो वेस्ट चला जाता है। 30% यूज़ होता है, 70% वेस्ट चला जाता है एक्सप्लोजिव। तो ये रियलिटी है, ये इसको कैसे कम किया जाए इस पे रिसर्च थी और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कैसे किया है। उसको कन्वर्ट किया जाए यूजफुल एनर्जी में, सेगमेंटेशन में, काइनेटिक में, मतलब रॉक के मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए एज कम्पेयर टू जो हमको नहीं चाहिए, सिस्मिक एनर्जी नहीं चाहिए, तो उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए, कम किया जाए उसमें। और एक्सप्लोजिव का जो वेस्टेज है उससे और एक फिक्स्ड, मतलब आपका जितना रॉक का रिक्वायरमेंट है उतना एक्सप्लोजिव क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं एक्सप्लोजिव ठोस दिए और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही है। एटलास्ट उसके लिए स्टडी चाहिए, बिना स्टडी के पॉसिबल, बिना स्टडी के ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं। और स्टडी के लिए बहुत मेहनत बिल्कुल, लगती है। स्टडी के लिए मेहनत। एटलास्ट हमारा क्या चाहिए हमको, सेफ रहे सोसाइटी, इंडस्ट्री सेफ रहे, इंडस्ट्री ग्रो करे और अपना कंट्री ग्रो करे, प्रॉफिट भी रहे और कंट्री भी ग्रो करे। बिल्कुल। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू अनुराग, थैंक यू इतना अच्छा काम करने के लिए और लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम।